नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट धमाका। तो आज के वीडियो में बात करते हैं हम 21 दिसंबर 2021 से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स की। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डेविड वार्नर के साथ किस खिलाड़ी को नवंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है हेली मैथ्यूज। चलिए जान लेते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर और वेस्टइंडीज की हरफनमौला खिलाड़ी हेली मैथ्यूज को नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। पाकिस्तान के आबिद अली और न्यूजीलैंड के टिम साउदी के साथ आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नामांकित वार्नर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2021 में ऑस्ट्रेलिया की जीत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बाद सबसे अधिक वोटों के साथ विजयी हुए। चलिए अब जान लेते हैं डेविड वार्नर को क्यों चुना गया। ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने नवंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। इस दक्षिण पूर्वी खिलाड़ी ने हाल के दिनों में शानदार फॉर्म का प्रदर्शन किया। वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता था। इसके बाद उन्होंने द गावा में पहले टेस्ट में 94 रन बनाकर एशेज सीरीज की धमाकेदार शुरुआत की। चलिए जान लेते हैं हेली मैथ्यूज को क्यों चुना गया। वेस्टइंडीज की हरफनमौला खिलाड़ी हेली मैथ्यूज ने महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार हासिल किया। मैथ्यूज ने इस दौरान 144 रन बनाए और 13.11 की औसत से 9 विकेट लिए। उसने पाकिस्तान पर श्रृंखला जीत में 57 रन बनाए और पहले मैच में 31 रन देकर 3 विकेट लिए और दूसरे में 26 रन देकर 4 विकेट लिए। पहला मंथली पुरस्कार जनवरी 2021 में दिया गया था। नीचे पूरे सभी विजेताओं की सूची दी गई है, आप इस पर नज़र डाल सकते हैं और चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए किस क्रिकेट बोर्ड ने कमेटी बनाई है? तो जान लेते हैं अब इसका आंसर। क्वेश्चन का आंसर है बीसीसीआई। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए कमेटी बनाई है। दिव्यांग क्रिकेटरों ने बीसीसीआई के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए डिफरेंटली एबल्ड कमेटी बनाने के फैसले का स्वागत किया है। न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की सिफारिश के आधार पर 3 पूर्व विकलांग क्रिकेटरों के बोर्ड का पिछले कई वर्षों से इंतजार किया जा रहा था। इस प्रस्ताव को बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत ने 2024 ओलंपिक के लिए टॉप्स एथलीटों की सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया है? तो जान लेते हैं इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है 148 एथलीट। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ नजर डाल लेते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक प्रकोष्ठ की बैठक में लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के तहत समर्थन के लिए 7 ओलंपिक विषयों और 6 पैरालंपिक विषयों में 20 नए खिलाड़ियों सहित कुल 148 एथलीटों की पहचान की गई है। टॉप योजना जो भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है। यह योजना 2014 में शुरू की गई थी। मिशन ओलंपिक सेल ने साइकिलिंग, नौकायन, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती के साथ साथ पैरालंपिक स्पोर्ट्स जिनमें तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, निशानेबाजी, तैराकी, टेबल टेनिस, इन सभी सूचियों की मंजूरी दी है। तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, गोल्फ, जिम्नास्टिक, जूडो, रोइंग और टेनिस
के बारे में इस महीने के अंत में होने वाली अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है? तो जान लेते हैं अब इसका आंसर। आंसर है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का औपचारिक उद्घाटन किया। खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग की विजेता को 30 लाख का नकद पुरस्कार मिलेगा। पहले चरण में लीग में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी और 15 दिसंबर से 21 दिसंबर तक 42 मैच खेले जाएंगे। दूसरे और तीसरे चरण का आयोजन अगले साल की शुरुआत में किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण और हॉकी इंडिया संयुक्त रूप से पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया लीग का आयोजन कर रहे हैं। 2015 के बाद मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित होने वाला यह पहला बड़ा आयोजन है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत की किस पहली महिला मनोचिकित्सक का निधन हुआ है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है शारदा मेनन। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में भी जान लेते हैं। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली प्रमुख पद्म भूषण डॉक्टर मम्बलिकलातिल शारदा मेनन का निधन हो गया है। उनका जन्म कर्नाटक के मंगलुरु में एक मलयाली परिवार में हुआ था। उन्हें 1992 में सामाजिक कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर शारदा मेनन के बारे में कुछ तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर एम शारदा मेनन ने 1959 में चेन्नई के किलपॉक में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तब सरकारी मानसिक अस्पताल के रूप में जाना जाता था, इसमें एक मनोचिकित्सक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वह 1961 में मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की पहली महिला अधीक्षक बनी। उन्होंने मनोचिकित्सक आर धारा के साथ 1984 में सिजोफ्रेनिया रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। उन्होंने आशा की भी स्थापना की, जो एक समुदाय आधारित मंच है जो मानसिक बीमारियों से प्रभावित लोगों के परिवारों का समर्थन करता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया की किस सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर का निधन हुआ है? तो आंसर जान लेते हैं। आंसर है इलीन एश। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर पूर्व अंग्रेजी दिग्गज इलीन एश का 110 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दाएं हाथ की सीमर ने 1937 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया और 1949 तक के करियर में उन्होंने खेले गए 7 मैचों में 10 विकेट लिए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उनका करियर बाधित हो गया था। उन्हें यूके की खुफिया सेवा MI6 में स्थानांतरित कर दिया गया था और 1949 में खेल से वो सेवानिवृत्त हो गई। इलीन एश को 2017 ICC महिला विश्व कप के फाइनल में लॉर्ड्स में घंटी बजाने का सम्मान दिया गया था, जहां मेजबान इंग्लैंड ने रोमांचक फाइनल में भारत को हराकर चैंपियन का वो ताज बना। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के किस अधिकारी का निधन हुआ? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश यादव जी का निधन हुआ है अभी हाल ही में। तो इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश यादव का निधन हो गया है। उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
वह कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संगठनों का हिस्सा थे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता है। यह भारत के औषधि महानियंत्रक से वैक्सीन उम्मीदवार के अनुमोदन के लिए आवेदन करने वाली दूसरी कंपनी है। चलिए अब डॉक्टर सुरेश यादव के करियर के बारे में कुछ जानकारियां इकट्ठा करते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत CSIR की रिसर्च फेलोशिप से की थी। वह 2004 से 2008 तक विकासशील देशों के वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स नेटवर्क के अध्यक्ष थे। उन्होंने गावी बोर्ड में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कई उत्पादों की WHO पूर्व योग्यता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1992 से कार्यकारी निदेशक का पद संभाला। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस गौथिक उपन्यास लेखिका का निधन हुआ है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है एनी राइस। तो बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। अमेरिकी गौथिक फिक्शन लेखिका एनी राइस, जिसे द वैम्पायर क्रॉनिकल्स उपन्यास श्रृंखला के लिए जाना जाता है, उनका निधन हो गया। एनी राइस का पहला उपन्यास 1976 में प्रकाशित हुआ, इंटरव्यू विद द वैम्पायर, एवं लुई डे पॉइंटे डुलैक नामक एक पिशाच के इर्द गिर्द जो घूमता है, जो एक रिपोर्टर को अपने जीवन की कहानी बताता है। उनकी अन्य कृतियां हैं पेंडोरा, वायलिन, क्राइस्ट द लॉर्ड आउट ऑफ इजिप्ट, द विचिंग आवर आदि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? चलिए जान लेते हैं आंसर है इसका 18 दिसंबर, यानी 18 दिसंबर को अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। चलिए इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड अरेबिक लैंग्वेज डे हर साल 18 दिसंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अरबी भाषा मानव जाति की सांस्कृतिक विविधता के स्तंभों में से एक है। यह दुनिया में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषाओं में से एक है, जो प्रतिदिन 400 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है। इस दिन का उद्देश्य विशेष गतिविधियों और एवं आयोजनों का कार्यक्रम तैयार कर भाषा के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। इस वर्ष के विश्व अरबी भाषा दिवस का विषय यानी थीम है अरबी भाषा और सभ्यता संचार, द अरेबिक लैंग्वेज एंड सिविलाइजेशनल कम्युनिकेशन, और इसे संस्कृति, विज्ञान, साहित्य और कई अन्य क्षेत्रों के उदय पर लोगों के बीच संबंध के पुलों के निर्माण में अरबी भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि करने के लिए एक आह्वान के रूप में माना जाता है। चलिए जान लेते हैं इस दिन के इतिहास के बारे में। संयुक्त राष्ट्र ने 18 दिसंबर को अरबी भाषा का जश्न मनाने का फैसला किया था, जिस दिन 18 दिसंबर 1973 के महासभा के प्रस्ताव 3190 ने संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक एवं कामकाजी भाषाओं में अरबी भाषा को शामिल करने का संबंध था। चलिए जान लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है 20 दिसंबर। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। विविधता में एकता का जश्न मनाने और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सहस्रावधि घोषणा के अनुसार एकजुटता उन मूलभूत मूल्यों में से है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आवश्यक है। चलिए जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस क्या है। विविधता में हमारी एकता का जश्न मनाने का ये दिन है।
या फिर सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने के लिए याद दिलाने का दिन भी है ये। एकजुटता के महत्व के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के दिन के रूप में भी हम इसको मनाते हैं। गरीबी उन्मूलन सहित सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए एकजुटता को बढ़ावा देने के तरीकों पर बहस को प्रोत्साहित करने का दिन भी ये माना जाता है। गरीबी उन्मूलन के लिए नई पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक कार्रवाई का दिन भी है। एवं एकजुटता क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। एकजुटता को साझा हितों और उद्देश्यों के बारे में जागरूकता के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक ऐसे समाज में एकता और संबंधों की मनोवैज्ञानिक भावना पैदा करता है जो लोगों को एक साथ बांधता है। चलिए अब जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के इतिहास के विषय में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को संकल्प 60/209 द्वारा मानव एकता को एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई थी, जो 21वीं सदी में लोगों के बीच संबंधों को दर्शाता है। और इस संबंध में ही प्रत्येक वर्ष 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाए जाने का ये निर्णय लिया गया। तो ये थे आज के सभी करंट अफेयर्स। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और अन्य ग्रुप्स के साथ इसको शेयर करें। और यदि कोई सुझाव देना चाहें इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के थ्रू अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।